नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन ने सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा या सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्भव किसने किया, कहाँ से हुआ, इसके बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके साथ ही अपन ने सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में और सूक्ष्म शिक्षण की जो सोपान है उसके बारे में भी अपन ने विस्तृत से अध्ययन कर लिया था। आज अपन सूक्ष्म शिक्षण के जो गुण हैं और दोष हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी मेरिट एंड डेमेरिट्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो गुण है वह ये है कि एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित, यानी सूक्ष्म शिक्षण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित, यानी सूक्ष्म शिक्षण में एक ही कौशल का बार बार से जो अभ्यास कराया जाता है उसी को अपन को बोलते हैं एक ही शिक्षण पर ध्यान केंद्रित। यानी हम जब तक उस चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं तब तक अपन अभ्यास करते रहेंगे जब तक उस चीज़ में अपन पारंगत नहीं हो जाते। जैसे हमने आपको प्रस्तावना कौशल का अभ्यास कराया, तो प्रस्तावना कौशल के बाद हमने आगे वाला कौशल जब तक आपको नहीं कराया जब तक आप इसके लिए इसमें पारंगत नहीं हुई। यानी प्रस्तावना कौशल को बनाने के लिए आपने 3-4 बार आपने इसकी प्रस्तावना बनाई और आपके बार बार रीटीच डलता रहा, तो उसके बाद ही आपने जब उसमें दक्षता हासिल कर ली उसके बाद ही आपको आगे के कौशल के लिए तैयार किया गया। यानी जब तक आपको एक ही कौशल का अभ्यास कराते रहे आप लोग अभ्यास करते रहे जब तक आप उसमें पारंगत नहीं हुए। तो शिक्षण कौशल की जो सबसे बड़ी विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण की वह है एक ही कौशल का बार बार अभ्यास करना और उसी में दक्षता हासिल करना। ये है आपके सूक्ष्म शिक्षण का पहली गुण। दूसरा है छात्र अध्यापकों द्वारा निरीक्षण, यानी सूक्ष्म शिक्षण में सबसे बड़ी जो गुण है वह है कि इसमें आपने खुद ने भी जब सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास करा था या माइक्रो टीचिंग जब आपने करी थी तो उसमें यही करते थे कि आप ही लोग पढ़ाते थे और आप में से ही जो विद्यार्थी होते थे उन्हीं में से बारी बारी में से खड़ा करके ये पूछा जाता था कि बताओ आपने इसको क्या क्या आप पुनः बलन दोगे या क्या क्या इसकी प्रतिपुष्टि में शब्द दोगे या क्या कमेंट कि आपको क्या इसमें कमियां लगी छात्र अध्यापक में या क्या इनमें अच्छाइयाँ लगी। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है छात्र अध्यापकों द्वारा निरीक्षण, यानी इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा भी होता है कि इसमें समय, स्थान, श्रम और खर्चे की दृष्टि से भी ये मितव्ययी एक विधा है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र अध्यापक के साथ ही छात्र की भूमिका निर्वहन करते हैं। इस कारण ये समय, स्थान और श्रम की दृष्टि से भी मितव्ययी विधा है। अध्यापन जो प्रक्रिया है वह शिक्षा महाविद्यालय में ही संभव कराई जा सकती है। जैसे कि आप लोगों को भी हमने यहाँ पे महाविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण की प्रैक्टिस करवाई थी। आगे बात करें अपन तो इसका तीसरा जो गुण है वह है तत्काल प्रतिपुष्टि का गुण। ये जो है सूक्ष्म शिक्षण का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। ये सबसे बड़ा गुण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक जब उसके सामने जो उसी के जो साथी होते हैं वो जो बैठे रहते हैं उन्हीं में से उनको अच्छाई और बुराइयों का जो कमेंट है वह मिलता है और वो तत्काल मिल जाता है। जैसे ही वे पढ़ा कि 5-7 मिनट की जो क्लास लेता है उसके बाद उसे ही उन्हीं विद्यार्थियों में से एक एक खड़ा करके विद्यार्थी उसकी कमियों को और उसकी अच्छाइयों को बताता है जिससे उसमें अपेक्षित सुधार कर सकता है। तो इसमें जैसा देखो आप लिखा हुआ है कि सूक्ष्म पाठ की समाप्ति पर छात्र अध्यापकों को तत्काल प्रतिपुष्टि मिल जाती है और ये इसका बहुत बड़ा गुण है। छात्र अध्यापक को अपने ही अध्यापन की अच्छाइयों बुराइयों का पता लग जाता है और इसमें उनमें अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। इससे क्या है वह पुनः जो पाठ योजना बनाता है उसमें वह उसमें सुधार करके जब बनाता है और जब उसको जो कमियां उसमें रही थी यदि उसमें सुधार आ जाता है तो फिर वह उसमें पुनः पाठ योजना बना के उसको प्रस्तुत करता है। इसके बाद अपन तत्काल प्रतिपुष्टि का तत्काल प्रतिपुष्टि के बाद जब कमियां उसको पता चल जाता है तो वह उसमें वापस सुधार कर लेता है। तो इसी के साथ इसके जो अगला गुण वो शुरू होता है कि पुनः पाठ नियोजन का अवसर, यानी इसमें सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा सबसे बड़ा ये भी इसको दोबारा पाठ योजना बनाने का अवसर मिल जाता है, दोबारा छात्रों के सामने अध्ययन कराने का उसका अवसर मिलता है। ये सूक्ष्म शिक्षण में ही
संभव है। जैसे कि लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि मिल जाने के उपरांत छात्र अध्यापक को अपने पाठ को पुनः नियोजित करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह पुनः शिक्षण करके अपने अध्यापन त्रुटियों का संशोधन कर लेता है और इस शिक्षण के उपरांत भी उसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है, जिससे छात्र अध्यापक को पूर्ण संतुष्टि भी मिलती है। अब पूर्ण संतुष्टि कैसे मिलती है छात्र अध्यापक को? यदि वह दोबारा बच्चों को अध्ययन कराता है, यदि वह दोबारा बच्चों को अध्ययन कराता है, तो उसमें क्या है, जो उसमें जो प्रतिपुष्टि के द्वारा जो उसमें कमियां रही, तो उसमें वह सुधार करने के बाद जो बच्चों को अध्ययन कराता है, तो बच्चों के जो दोबारा उसके सामने कमेंट आते हैं, उसमें वो जो कमी रही उसमें सुधार के कमेंट आते हैं या अच्छाई के जो कमेंट आते हैं, उसको सुनकर छात्र अध्यापक को पुनः संतुष्टि मिलती है। और जो आत्म संतुष्टि मिलती है उसी को अपन बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि मिलती है। ये होता है सूक्ष्म शिक्षण में पुनः नियोजन का अवसर मिलता है, इसी से अपने को पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है। अगला जो गुण है वह है छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुति। जैसा कि सूक्ष्म शिक्षण में हमने आपको जब बताया था कि इसमें 5 से 7 मिनट की पाठ योजना बनाई जाती है। अब छोटी छोटी अपने इकाइयों में प्रस्तुत करते हैं, तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों के सामने जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता। जब छात्र अध्यापक, हम बोलते हैं घर से आप प्रस्तावना कौशल तैयार करके लाना, व्याख्या कौशल तैयार करके लाना, तो 5 से 7 क्वेश्चन उनको बनाने होते हैं। तो इसमें क्या है, और 5 से 7 विद्यार्थियों के सामने उनको ये जो पाठ्य वस्तु है पढ़ानी होती है, और 5 से 7 मिनट की ही समय होता है। इसमें क्या है, उनको जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि 5 से 7 मिनट के समय क्या जटिलताएं आएगी। इसलिए ये जो 5 से 7 मिनट के अपन जो पाठ्य वस्तु बनाते हैं, इसमें अपनी प्रशिक्षण जो प्रक्रिया है वह सरल हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन नहीं पड़ता। क्योंकि आधे और पौन घंटे की जो पाठ्य वस्तु होती है उसमें तो बहुत समय लगता है, उसमें तो विद्यार्थी आवाज़ भी करते हैं, ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो आवाज़ भी आएगी, ज़्यादा समय तक अपन इतना अपने आप ही कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इसलिए कम जो छोटी छोटी विषय वस्तु होती है इसमें कम जटिलताएँ आती है, यानी जटिलताओं का सामना अपने को नहीं करना पड़ता। जैसा कि देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना बहुत ही छोटी और एक कौशल पर आधारित होती है। शिक्षण के लिए विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों और इकाइयों में बांट दिया जाता है। इसमें छात्र अध्यापक के शिक्षण की जो जटिलता है उसमें कमी रहती है और प्रशिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जटिलताएं नहीं रहती, क्योंकि समय भी कम होता है, पाठ्य वस्तु भी कम होती है और विद्यार्थी भी कम होते हैं, तो इसमें अपने को परेशानियां नहीं आती है ना, अर्थात जटिलताओं का सामना अपने को नहीं करना पड़ता और शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसके साथ ही अपना जो अगला शुरू होता है वह छात्र की संख्या में और शिक्षण अवधि में कमी। जैसा कि मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया कि कम पाठ्य वस्तु होती है, कम विद्यार्थी होते हैं और कम समय होता है, यही इसकी छात्र संख्या की शिक्षण और अवधि में कमी होती है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 छात्रों को एक ही समय में पढ़ाया जाता है और इसका समय भी सूक्ष्म होती है, यानी शिक्षण की अवधि यानी कम समय होता है। इसके कारण कम समय में छात्र अध्यापक अपने शिक्षण को अपेक्षाकृत सरल विधि में अपेक्षाकृत इसको श्रेष्ठकर अपन बना सकते हैं। श्रेष्ठकर आपको पता है इसलिए बन जाती है, इसमें शिक्षण जटिलताओं के लिए तैयार भी हो जाती है। यदि कोई अपने को जटिलताएं भी आती है तो भी अपन इस विधि के द्वारा या सूक्ष्म शिक्षण की जो विधि है उसके द्वारा अपन इस जटिलताओं को कम कर सकते हैं। अगला जो सूक्ष्म शिक्षण का गुण है वह है महाविद्यालय में शिक्षण। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सबसे बड़ी निरीक्षक जो होता है वो विद्यार्थी होता है और इसका जो शिक्षण है वह महाविद्यालय में ही कराया जा सकता है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास प्राय शिक्षा महाविद्यालयों में ही छात्र अध्यापकों द्वारा कराया जाता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि विद्यालय ढूंढने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं होती और प्रशिक्षण जो है अपने स्तर पर ही पूर्ण किया जा सकता है, यानी अपने को छोटे छोटे विद्यालय जुड़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अगला जो है इसमें वह है अनुशासनहीनता की समस्या नहीं। ये सबसे बड़ी जो विशेषता है कि यदि कम विद्यार्थी होंगे तो उनको अनुशासित रहेंगे और कम समय में अनुशासित भी रहेंगे और कम पाठ्य वस्तु भी जो होगी उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो हमको अनुशासनहीनता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ अधिक संख्या में विद्यार्थी होते हैं वहीं पे ये अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट होती है। जैसा कि इसी में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कम होती है और शिक्षण की जो अवधि है वह कम होती है, विषय वस्तु भी सूक्ष्म होती है।
छात्र अध्यापक को किसी प्रकार की अनुशासनहीनता का सामना नहीं करना पड़ता, सामान्य परिस्थितियों में शिक्षण कार्य हो जाता है। सबसे बड़ा ये है कि अनुशासनहीनता का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि जो विद्यार्थी उनके सामने बैठे रहते हैं उन्हीं में से उनको कमेंट भी तो देने होते हैं, क्योंकि इससे वो ध्यानपूर्वक उनका जो अध्ययन कराता है वो उसको ध्यान से भी सुनते हैं, इससे वो अनुशासन भी बनाए रखते हैं। इसी के साथ अगली जो इसका गुण है वह है शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण। अगला जो है इसका वह है शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण। यानी शिक्षण की जो परिस्थितियां हैं उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अपन जो कम समय की अवधि होती है वही वाली बात इसमें घूम घूम के बाहर आती है कि 5 से 7 विद्यार्थी, 5 से 10 मिनट का समय, या 5 से 10 विद्यार्थी और 5 से 7 मिनट की पाठ्य वस्तु जब होगी तो इसमें अपने को शिक्षण की परिस्थितियों पर नियंत्रण भी अपन रख सकते हैं। जैसे छात्र अध्यापक जब सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन करवाने आते हैं तो वो जो 5 से 7 मिनट में उसमें जो जो जिन जिन परिस्थितियों पर वो नियंत्रण कर लेते हैं तो उनको जो विद्यार्थियों के द्वारा जो कमेंट मिलते हैं उन्हीं में जो अच्छाइयाँ और बुराइयों का कमेंट मिलता है, और लेकिन उन 5 से 7 मिनट के अंतर्गत वो अपनी जो कमियां हैं उन पे वो नियंत्रण भी पा सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण चूंकि थोड़ी समय अवधि की प्रक्रिया है, अतः इसमें शिक्षण की जो परिस्थितियां हैं उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है, निरीक्षण विधिवत किया जा सकता है और शिक्षक व्यवहारों की भी तुलना की जा सकती है, यानी निरीक्षण भी इसमें विधिवत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रशिक्षण क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण के जो गुण हैं उसके साथ ही साथ आपको पता है कोई भी चीज़ का अध्ययन करते हैं उसमें उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसमें बुराइयां भी होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण में भी जो गुण है उसके साथ साथ इसमें कहीं दोष भी पाए जाते हैं। जैसा कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण सेवारत और सेवापूर्व दोनों ही प्रकार की जो अध्यापक छात्र अध्यापकों के लिए उपयोगी विधा है, क्योंकि सेवापूर्व जैसे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे बी एड एसटीसी करते हैं, और सेवारत रहते हुए भी शिक्षकों को ये इसका अध्ययन कराया जाता है। कई बार जब टीचर्स होते हैं उनको छुट्टियों में उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको भी इस बारे में सिखाया जाता है। इसी के साथ इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो दोष है, सबसे बड़ा जो दोष है, ये सबसे बड़ा दोष तो ये होता है कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होती है, यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, और ये आप सबको पता है कि सभी जगह ये चीज़ संभव नहीं होती, कहीं परिस्थिति के कारण कहीं जगह ये संभव नहीं हो पाती, इन चीज़ों का अभाव भी रहता है, इसलिए भी जो सूक्ष्म शिक्षण है वह प्रभावी और सफल नहीं हो पाता। ये प्रभावी और सफल तभी हो पाता है जब सब सारे यांत्रिक जो उपकरण हैं वह अपने सामने या अपने पास उपलब्ध होते हैं, यानी साधनों का जब अभाव रहता है तो ये सबसे बड़ी इसकी दोष भी है। जैसा कि लिखा हुआ है कि यांत्रिक उपकरणों जैसे वीडियो टेप रिकॉर्डर आदि की आवश्यकता रहती है। टेप रिकॉर्डर से क्या, जैसे विद्यार्थी पढ़ाता है, जैसे वो कहीं चीज़ें उसको विद्यार्थी बताते हैं तो उसमें कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो टेप रिकॉर्डर के द्वारा उसकी जो सामने है हकीकत या सत्य आ जाता है कि आपने ये कमी थी और ये नहीं थी, तभी ये विधा अधिक प्रभावी या सफल होती है और वह अपनी कमियों में भी सुधार कर लेता है। किंतु भारतीय परिस्थितियों में इन साधनों का अभाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें सब जगह संभव नहीं है, इसलिए ये सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी नहीं हो पाता। अगला इसका दूसरा जो दोष है वह ये है कि सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशल पर दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हकीकत में क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो पाता। तो सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशल पर दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संपूर्ण पाठ का अध्ययन कराते समय यार तुम इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का जो अगला जो दोष है वह है एक एक कौशल पर दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संपूर्ण अध्यापन कराते समय अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास छात्र अध्यापकों ने एक समग्र और प्रभाव उत्पादकता का निर्माण नहीं करा पाता, क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण का अपन जो अभ्यास करते हैं वो अभ्यास के तौर पर अपन एक एक कौशल का विकास कर सकते हैं, लेकिन जब अपन पूरी क्लास को पढ़ाते हैं, 70 से 80 जो विद्यार्थी होते हैं उसके सामने अपने को कहीं जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए ये प्रभाव उत्पादक या समग्र रूप से ये प्रभावशाली नहीं हो पाता है। यानी जो अपने हकीकत में जो विद्यार्थियों के सामने ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। अगला है इसका छात्र अध्यापक को एक एक कौशल पर विकास कर लेते हैं, किंतु वास्तविक जो कक्षा परिस्थितियां हैं वह उनमें सफलता
नहीं प्राप्त करते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तविक रूप से ये सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम सूक्ष्म शिक्षण का जब अभ्यास करते हैं तब तो अपन एक एक कौशल को पढ़ाते हैं और कम से कम विद्यार्थी होते हैं और कम से कम समय होता है। लेकिन जब अपन पूरी क्लास को पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, 60-70 विद्यार्थी होते हैं, तो उसमें अनुशासनहीनता भी आती है और परिस्थितियाँ भी वैसी नहीं बन पाती, इसलिए अपन ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। सूक्ष्म शिक्षण के अनुरूप कई परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन जब छात्र अध्यापक होते हैं वे वास्तविक छात्रों को जब पढ़ाते हैं तो उनका बौद्धिक स्तर निम्न होने से उन्हें अनेक शिक्षण कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अतः इसका समुचित प्रशिक्षण पर्याप्त समय देकर कराया जाना अपेक्षित है। यानी जो चीज़ अपन सूक्ष्म शिक्षण में कराते हैं, जब पूरी क्लास में कराते हैं तो उसमें सब तरह के छात्र होते हैं और इतने जो छात्र होते हैं उनके सामने बौद्धिक स्तर भी निम्न होने के कारण उनको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार अपने सूक्ष्म शिक्षण के गुण और दोष के बारे में अध्ययन कर लिया है और इसका मेन रूप से जो सारांश यही है कि इसमें 5 से 10 छात्रों को 5 से 10 समय की पाठ्य वस्तु और कम एक ही कौशल का बार बार अभ्यास कराया जाता है, यानी एक ही कौशल में उसको पारंगतता प्राप्त हो जाती है। उस प्रकार उसको शिक्षण अपेक्षाकृत सरल हो जाता है और उसमें तत्काल प्रति जो चीज़ें मैंने आप सबको ऊपर सारी समझा दी वही इसका अंतिम सारांश निकल के आता है। तो नमस्कार।